पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला आज दिया। 5 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन इस सिलसिले में सरकार ने जारी किया था वो रद्द कर दिया गया है। 2017 में हुआ रैपिड ओबीसी सर्वे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे लेकर राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव न कराया जाए। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति का हिस्सा करार दिया। अखिलेश यादव ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। तो इस मसले पर लगातार बयान आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो सरकार की ओर से भी ये एक बयान इस मसले पर आ गया है। और एक और बयान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। उसका कहना है कि इतनी कमजोर पैरवी की गई और आंकड़ों को ठीक से व्यवस्थित तरीके से नहीं दिया गया कि हाईकोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या ऐतराज था इलाहाबाद हाईकोर्ट को, किस आधार पर खारिज किया गया ये फैसला? देखिए, बिल्कुल। देखिए, पहले सुशील समझा देते हैं हमें दर्शकों को। निकाय चुनाव हर 5 साल में होते हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव होते हैं, जिससे आप मेयर चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह सब चुनते हैं। अब इसके इलेक्शंस होने थे 2023 में, 2022 में ही होने थे, लेकिन डिले हो गया। 5 दिसंबर को नोटिफाई किया। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो ओबीसी आरक्षण दिया था, इसको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई कि जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है वो न्याय संगत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट जो उनका ट्रिपल टेस्ट का ऑर्डर है वो आयोग बना के करना था, उसके आधार पर ये सर्वे नहीं दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट का जो आदेश है उसके अनुसार सर्वे कराया है, तो यूपी सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया नहीं था। यूपी सरकार ने कहा कि देखिए, जो हमने ओबीसी आरक्षण दिया है नोटिफिकेशन में वो 2017 का जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर दिया है, हमने 2012 का इलेक्शन हुआ था उसके आधार पर दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरक्षण दिया है ओबीसी का उसमें तो डेटा है ही नहीं, आप उसको जो डेटा के हिसाब से सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब ये जो निकाय चुनाव होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। अब सुशील इसके राजनीतिक मायने समझते हैं। अब ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने का मतलब है कि जो ओबीसी समाज है उसको नाराज कर देना। हम सब जानते हैं कि नॉन यादव ओबीसी बीजेपी की एक बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जब उसके बिना, अगर आरक्षण के बिना ये चुनाव हो जाएगा तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। हम सब जानते हैं 2023 किसी साल चुनाव में कैसे समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के या राजभर रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो, उन्होंने सरकार, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए छोड़ करके सरकार, आरक्षण की बात लेकर के कहा कि ये ओबीसी विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। ऐसे में जब ये निर्णय आ गया और वो भी कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो आपने डेटा दिया है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए वो सपोर्ट नहीं करता है जो आपने नोटिफिकेशन दिया है, तो ऐसे में राज्य सरकार की लापरवाही रही। जब लापरवाही राज्य सरकार की है तो झेलना पड़ेगा। अब इसको लेकर के
अगर पहले ये आयोग बना लेते, कमीशन बना करके सर्वे करा लेते और उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब इसको लेकर के सारे विपक्षी दल तो इन पर हावी हो ही गए हैं। सुशील, हमने देखा अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं कि अभी ये ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं, फिर दलितों का आरक्षण लेंगे। पल्लवी पटेल जो कि अपना दल की जो दूसरा फ्रैक्शन है उसकी विधायक भी हैं, वो भी हमला कर रहे हैं कि चुनाव पहले आयोग बना करके क्यों सर्वे नहीं कराया गया। अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी की ही सहयोगी हैं, वो कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब बीजेपी को समझ में आया कि तो तगड़ा झटका लग गया, अब तो मामला खराब हो रहा है। तो ऐसे में ए.के. शर्मा जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जो अभी हमने दर्शकों को दिखाया वो कह रहे हैं कि हम आयोग बनाएंगे और आयोग वो आरक्षण को लेकर के स्टडी करेगा, सर्वे कराएगा। ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार ट्रिपल टेस्ट करा करके हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे, ओबीसी आरक्षण देंगे तब चुनाव में जाएंगे। तो अब बीजेपी इसको लेकर के बैकफुट में वो ये भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी हम लीगल एक्सपर्ट से अपनी सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो अब सुशील ले दे के बात समझ में आई है कि चुनाव आयोग को फैसला लेना है, क्योंकि चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्ट किया है हाई कोर्ट ने कि आप नोटिफाई करिए और बिना ओबीसी आरक्षण के नोटिफाई करिए। तो ये चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को कॉल लेनी है। और अगर राहत चाहिए यूपी सरकार को, जैसा अब वो ये कह रहे हैं कि वो आयोग बना के सर्वे कराएंगे और फिर ओबीसी आरक्षण देंगे, तो उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लेना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसा लग नहीं रहा है कि जो चुनाव हो जाने चाहिए थे निकाय के वो अब होंगे। अब लग रहा है कि मई जून तक ये मामला खिंच सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है ये राज्य सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, और इसका असर 2024 में देख सकते हैं। अगर देखिए सुशील, जितना हम यूपी के राजनीति को समझते हैं, अगर ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो गए तो बीजेपी को इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी हम सब जानते हैं, भले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने मुंह से ना बोलें, लेकिन उनको भी एक ओबीसी का बड़ा नेता कहा जाता है। उनकी जात की बात होती है, चाहे वो सैनी हो यूपी में, चाहे वो गैर यादव ओबीसीज हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो दूसरे समाज के लोग हों, वो बीजेपी के वोटर्स हैं। और अगर उनको आरक्षण नहीं मिला तो उनके खिलाफ जा सकती है। तो इसीलिए बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट है और अब कह रहे हैं हम सर्वे करा करके, ट्रिपल टेस्ट सर्वे करा करके हम आरक्षण लागू करेंगे तब चुनाव में जाएंगे, पर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जाना ही एकमात्र रास्ता है ताकि इस मामले में तुरंत कोई राहत मिले। बाकी जितने भी रास्ते हैं सर्वे कराना, वो सब बाद का काम है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि इस मसले पर तुरंत कोई ऐसी कार्रवाई करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां आज 20 परिवारों ने वापस धर्म वापसी की। 50 लोग 20 परिवारों के वापस हिंदू धर्म उन्होंने कबूल किया। ईसाई धर्म वो कबूल कर चुके थे और हिंदू धर्म गुरुओं ने ईसाई धर्म को मानने वाले इन लोगों की वापसी कराई। घर वापसी करने वालों का भाजपा के खुर्जा जो विधायक हैं उन्होंने स्वागत किया। मीनाक्षी सिंह ने उनका स्वागत किया। और ये पूरा जो धर्म वापसी कार्यक्रम है ये भी एक तरीके से सियासत का हिस्सा है और इसे लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो सुनते हैं पहले धर्म वापसी कार्यक्रम में कौन कौन लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद अपने सहयोगी से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले, आपने भी धर्म वापसी की है? हाँ जी। तो इससे पहले कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? पहले मसीह धर्म में जाकर चर्च जाया करते थे? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? मैं और मेरी बीवी और 2 बच्चे। सभी लोग चर्च जाया करते थे? हाँ, सभी जाते। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को कोई परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई, बच्चे को भी ठीक हो गया था। बाद में कोई लोभ लालच देके तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था? नहीं, ऐसे कोई बात। मैम, आज एक धर्म वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने परिवार ने धर्म वापसी की? 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए हैं। और अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर बात। आज इस मसले पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। कर्नाटक के मराठी भाषी 865 गांवों के 1-1 इंच को महाराष्ट्र में वापस लाने का ये प्रस्ताव था। कहा गया कि चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, कोई भी कदम उठाना पड़े, राज्य सरकार उठाएगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की निंदा की गई। कर्नाटक सरकार ने भी ये प्रस्ताव पास किया था। दरअसल बेलगाम, निपाणी, कारवार, इन सब इलाकों में कई मराठी भाषी गांव हैं
और इन्हें लेकर के दोनों राज्यों के बीच लगातार झगड़ा होता रहा है। तो महाराष्ट्र का कहना है कि वो एक एक इंच जो है मराठी भाषी गांवों की वापस लेगी। वैसे इस मसले पर दोनों ही राज्य जो है वो केंद्र में आए हैं, क्योंकि दोनों में ही बीजेपी की सरकार है और इस मसले पर केंद्र की जो बीजेपी आला कमान है उसका ये कहना है कि इसे सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। लेकिन अपनी अपनी जनता के लिए दोनों ही राज्यों ने विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कर दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। जी बिल्कुल, देखिए सर्वसम्मति से ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जिस तरह से कर्नाटक में बेलगांव, कारवार, बिदार, निपाणी, भाल्की ये ऐसे शहर हैं जहां पर अधिकांश लोग मराठी भाषी हैं और उसे महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही 865 गांव ऐसे हैं जहां पर मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन सभी जगहों के जो एक एक इंच है इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। अब ये एक एक इंच ये शब्द क्यों आया? क्योंकि इसी तरह का कुछ प्रस्ताव कर्नाटक में पास हुआ था कि एक भी इंच ज़मीन बाहर जाने नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों का खेल है। पहले कर्नाटक में एक प्रस्ताव पास होता है, उसके जवाब में महाराष्ट्र में एक प्रस्ताव पास होता है। विपक्ष की जहाँ तक बात है तो ये जहाँ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुई है उससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर इतनी बात कर रहे हैं, इतने बयान दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र की ओर से क्यों नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही बार बार जो डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, दिल्ली में बीजेपी है केंद्र में, महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में है, कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में ये मसला क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं, इसलिए ये जो मुद्दा है ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या प्रस्ताव पास होने से कुछ हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। देखिए ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी एक फैसला आएगा उसके बाद हर किसी को मानना होगा। लेकिन इसे आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देख सकते हैं। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाला है, ऐसे में उससे पहले ये जो मुद्दा है ये 1960 से चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया गया है ताकि कन्नड़ भाषी जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, अगर महाराष्ट्र जवाब नहीं देता तो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठता। तो ये जो प्रस्ताव पारित होते हैं इसे आप एक तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख लें सरकार की, जो इस पूरे मुद्दे पर ये उनका एक स्टेटमेंट है या उनकी एक स्टैंडिंग है कि हम भी कोशिश ये करेंगे कि जो 865 गांव हैं कर्नाटक में मराठी भाषी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, इन सभी इलाकों को महाराष्ट्र में लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो महाराष्ट्र सरकार देगी। तो सर्वसम्मति से ये पास किया गया है। कल ही हमने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने तो ये तक कहा कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इन्हें यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन आज एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक एक इंच इन 865 गाँव के जो है उसे महाराष्ट्र में लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो मदद की जाएगी।